लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें कार्डियक साइकिल को लेकर हो रही थी। कार्डियक साइकिल खत्म हो गया था, है ना। अब बेटा अगर मैं देखूं तो एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट में बोल सकता हूं, ठीक है। मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई, 1 हार्ट बीट पूरी हो गई, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, या अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, तो अब बेटा अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो दिमाग लगाइएगा बेटा। अगर हम देखें तो 1 मिनट में टोटल दिल कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम। इसका मतलब 1 मिनट में कार्डियक साइकिल कितनी चली, 72 टाइम। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट। इसका मतलब 72 कार्डियक साइकिल आपकी चलती है 1 मिनट में। अगर 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट में चलती है तो मैं बोल सकता हूं 72 कार्डियक साइकिल चलती है 60 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में आपके सेकंड कितने हुए, 60। क्लियर, पक्का। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलेगी, अगर 72 कार्डियक साइकिल, आधे से ज्यादा लोग रट्टा आंसर मार दीजिए 0.8 सेकंड, ठीक है। अब लेकिन यहां पर लॉजिक से पकड़िएगा। अगर आपको कह रहा है कि 72 कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में चलती है, ठीक है, आपका आंसर होगा सर एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में चलेगी, है ना, क्योंकि वो आप रटे हुए हो। वहीं पर अगर पूछ ले 1 सेकंड में कितनी चलेगी तो आपके लिए निकालना थोड़ा दिक्कत भरा हो जाएगा। तो बेटा जिस भी चीज का, ऐसा आप मोल कॉन्सेप्ट में सवाल खूब लगाते हो, ठीक है, इतने में इतना तो उतने में कितना, तो बेटा हमेशा याद रखना जिस चीज का एक हो, जिस चीज का एक हो उसको नीचे रखा जाता है। क्लियर, जिस चीज का एक हो उसे कहां रखोगे, नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 रुपए की आपकी 20 टॉफी है, ठीक है। अब बेटा 1 रुपए की कितनी टॉफी हुई, तो किस चीज का एक पूछा जा रहा है, रुपए का। तो रुपए को हम लोग किधर रखेंगे, नीचे, और इसको किधर रखेंगे, ऊपर। तो एक टॉफी की कीमत कितनी आई, 2। अरे, या अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, तो बेटा 1 रुपए में, जस्ट सेकंड, 10 रुपए में कितनी टॉफी है, 20। तो हाँ, एक टॉफी समझ गए ना, तो 10/20 कर लिया। अरे समझ गए, जिस चीज का एक हो उसे किधर रखोगे, नीचे। अच्छा अब जरा इधर देखना बेटा, 72 कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में, तो एक कार्डियक साइकिल, एक किसका पूछा जा रहा है बेटा, कार्डियक साइकिल का। तो हम कार्डियक साइकिल वाली वैल्यू को किधर रखेंगे, ऊपर या नीचे, नीचे। तो 60/72 हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0.8 सेकेंड। ऐसा नहीं मेरी मैथ्स बहुत अच्छी बेटा, ये रटा हुआ आंसर है, हर बार यही आता है, ठीक है, हर साल यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 60/72 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूछे कि 1 सेकंड में कितनी कार्डियक साइकिल चलेगी, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, तो अब एक किसका पूछ रहा है बेटा, आपका, तो सेकंड का। इसका मतलब आपका ये आंसर क्या होगा, 60 नीचे होगा या ऊपर होगा, जिस चीज का एक पूछा जाए वो नीचे। तो आंसर होगा 72/60, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। गॉट इट, यहां तक बातें क्लियर है। चलो अब अगर मैं आगे बातें करूं, एक कार्डियक साइकिल आपकी कितनी हो गई, 0.8 सेकंड में। चश्मा लाइए जरा, बस 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 बस, इधर। अगला, अब बेटा एक कार्डियक साइकिल का हमने समय निकाल लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा यहां से शुरू होता है जो लास्ट लेक्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं किया है तो ये लेक्चर घंटा नहीं समझ में आएगा, लिख के दे रहा हूं, या आप रट लोगे, आप समझ नहीं पाओगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लास्ट लेक्चर में इस पर थोड़ी सी बातें हुई थी, लेकिन उन बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो यहां पर पहली बात ये नोटिस कर लो कि ग्राफ का मतलब होता है मशीन, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, मशीन, और जो इससे ग्राफ निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम। यहां तक बातें क्लियर है। ये क्या है, आपकी मशीन, और आपका जो इससे ग्राफ निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम, ठीक। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नाम को पकड़ो बेटा। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो दिल में बिजली पैदा हो रही है। हमारे दिल में बिजली पैदा होती है, ऐसे नोड एवी बंडल, आपका बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, ये सब बिजली पैदा करते हैं। तो ये जो बिजली पैदा हो रही है, इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इतनी बात एकदम क्लियर। अब बेटा सवाल ये है कि सिर्फ ऐसे नोड बिजली पैदा करने की ताकत रखता है कि पूरा नोडल मस्कुलेचर, पूरा नोडल मस्कुलेचर, ऐसे नोड एवी बंडल, बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, बिजली सब पैदा करते हैं। तो जो हमारा ग्राफ आता है कि दिल जो बिजली पैदा कर रहा है, तो सिर्फ ऐसे नोड का आएगा कि कंप्लीट आएगा। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब मेरी बात सुनना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बेटा आपने देखा होगा अस्पताल में मशीन लगी होती है जिसमें से बीप करता रहता है, पिप
पिप पिप पिप, और जब ये सीधी गई मतलब पेशेंट खत्म। और ये ग्राफ हमें ये भी बताता है लाइफ में अप एंड डाउन है, लाइफ है तो अप एंड डाउन होगा, ठीक है, सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइन सीधी जा रही है मतलब आप खत्म हो, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्या है, ये जो आपकी मशीन है इसमें ये जो आपका ग्राफ ऑब्टेन होता है, एक्चुअली में क्या ग्राफ है इसको समझने से पहले मुझे याद दिलाओ, बिजली सबसे पहले आप शुरुआत कहां से करते हो, ऐसे नोड, ऐसे नोड से कहां पहुंचती है, एवी नोड। हम बिजली पैदा करना सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोड का नोटिस करते हैं, बाकी दूसरों का नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो सबका दिखाएगा ना, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो तो आपकी बॉडी से बिजली खींचता है ना, जो दिल ने बिजली पैदा करी उसे वो आपकी बॉडी से ले रहा है। तो बेटा बॉडी में तो सबकी कंप्लीट पूरे हार्ट के नोडल मस्कुलेचर की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी, बोलो। तो इसका मतलब जो आपका ये ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है इसमें सिर्फ ऐसे नोड का खेल नहीं है, पूरे का पूरा नोडल मस्कुलेचर का खेल है। अब अल्टीमेटली लेकिन इस ग्राफ को आसानी से समझने के लिए इस ग्राफ की पूरी पढ़ाई होती है, लेकिन अभी आप बहुत लो लेवल पर इसे समझोगे, समझना मेरी बात को। तो बेटा आपका इसमें क्या होता है, ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी एवी नोड तक पहुंची, एवी नोड से एवी बंडल से राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और पुरकिंजे फाइबर, फिर पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल की दीवार, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी से बिजली को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, राइट रिस्ट राइट कलाई पर, लेफ्ट कलाई पर और लेफ्ट एंकल पर, राइट रिस्ट लेफ्ट एंकल, यहां पर हम क्या सेट करते हैं, इलेक्ट्रोड। अब जब हम यहां पर इलेक्ट्रोड वायर आता है यहां पर जब हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड क्या करता है, उन बिजली को लेता है और लेने के बाद क्या करता है, उसे मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है, ताकि उसे आसानी से क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। क्योंकि हार्ट इतनी कम इंटेंसिटी की बिजली पैदा करता, मिली वोल्ट में करता है बे, मिली वोल्ट में हार्ट इतनी कम इंटेंसिटी की बिजली पैदा करता है कि अगर हम उसे बॉडी से रिकॉर्ड करेंगे तो वो आएगा नहीं, तो उसे एम्पलीफाई करना, उसे बढ़ाना जरूरी है। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें एकदम क्लियर, पक्का। अच्छा अब मेरी बात आगे समझना। अब अगर हम चाहते हैं कि ईसीजी हमारा बहुत ज्यादा क्लियर कट आए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हमें डिटेल एग्जामिनेशन करना है, मान लो किसी बंदे के दिल में डिसऑर्डर तो है लेकिन वो डिसऑर्डर पकड़ में नहीं आ रहा है हमारे नॉर्मल ईसीजी में, तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए राइट रिस्ट लेफ्ट एंकल के अलावा बहुत सारी लीड्स आपकी चेस्ट रीजन पर भी लगाई जाती है, ठीक है, ताकि डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर सके। तो डिटेल एग्जामिनेशन के राइट रिस्ट लेफ्ट एंकल के साथ मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड ऑन द चेस्ट रीजन। यहां तक बात है क्लियर। अब ईसीजी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एक सिंपल सी बात, कार्डियक साइकिल में जो आपकी बिजली पैदा करी थी सबसे पहले वो कौन थी, ऐसे नोड ने जब बिजली पैदा करी थी तो दोनों एट्रिया एक साथ क्या किए थे, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ईसीजी आपका एथोवन ने बनाया था, ठीक है। ईसीजी इस मशीन के आविष्कारक थे आपके एथोवन जो थे, उन्होंने भूकंप नापने वाली मशीन का कॉन्सेप्ट उठाया था, वो भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, शिवानी राइट एंकल क्यों छोड़ देते हैं, वहां भी इलेक्ट्रोड लगा लो और डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, ऐसे पूरी बॉडी पर लगा दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। लेफ्ट की तरफ इसलिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ एक आर्टरी सीधी जाती है और इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है। तो चलिए अब बेटा, जब आपका ऐसे नोड बिजली पैदा करेगा तो हार्ट के एट्रिया में कंपन होगा या वेंट्रिकल में, और जब आपकी बिजली ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल से राइट बंडल लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्स से फिर पुरकिंजे फाइबर, अरे राइट बंडल लेफ्ट बंडल एक्चुअली में है क्या, बंडल ऑफ हिजी तो है, बताया था, पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल की मसल में। अब बेटा वेंट्रिकल की मसल में जब बिजली पहुंच गई तो अब कंपन किसका होगा, वेंट्रिकल का। अच्छा अब इधर देखना और समझना ईसीजी की क्या कहानी है। ईसीजी एक्चुअली में ग्राफ है, ये मैंने बनाया वाई एक्सेस, ये मैंने बनाया एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। क्लियर, अब बेटा समझना इसे अच्छे से। एक्स एक्सेस पर हमने प्लॉट किया टाइम, ठीक है, टाइम तुम्हें मिली सेकंड में लेना है, माइक्रो सेकंड में लेना है, आई डोंट केयर, सिंपली मैंने क्या बोला, टाइम, मतलब जब आप इधर बढ़ रहे हो तो वक्त बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं मिली वोल्ट, मतलब कितने मिली वोल्ट की बिजली पैदा हो रही है, ठीक। और मान लो ईसीजी हमारा आया कुछ ऐसा, ये हुआ हमारा ईसीजी। सबसे पहले आपकी वेव ये जा रही है, हल्की सी उठी, फिर नीचे आई, फिर आगे बढ़ती गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे, फिर ऐसे आई, फिर थोड़ी देर सीधा चली, फिर खत्म, ठीक है। फिर अब क्या होगा समझना, आप ऐसा ईसीजी का डायग्राम देखते हो, है ना बेटा। हर एक पीक को हम एक नाम दे देते हैं, ये सब लास्ट लेक्चर की बातें रिपीट हो रही हैं, हर एक पीक को हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है।
अब इधर देखना, अब कुछ भी नाम दे दो जो तुम्हारी इच्छा, लेकिन हम लोग जनरली नाम क्या देते हैं, पहली पीक को बोला P, इसको इस पीक को बोला Q, इसको बोला R, इसको बोला S और इसको बोला T। ECG याद रखना मेरे भाई, ECG को रीड करना एक बच्चों वाला खेल नहीं है। अभी जिस लेवल पर आपको मैं ECG क्लियर कर रहा हूं ये बहुत ही इनिशियल लेवल है। ECG की बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अब जल्दी से मुझे एक बात बता दो, ECG अगर आप किसी की कर रहे हो, नॉर्मल ECG में क्या करोगे, इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल। लेकिन अगर डिटेल ECG करनी है तो क्या करेंगे आप, राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल, इसके साथ साथ चेस्ट रीजन या सिर्फ चेस्ट रीजन साथ साथ। इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब मेरी बात समझना, ECG में जो हमें पीक्स मिलती हैं, PQRST से हमने क्या किया, इसे डिनोट किया, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले सोचो कि इस समय यहां पर गौर से देखना, यहां पर इसका मतलब अभी तो बिजली नॉर्मल है, इसका मतलब ये बताओ, ये इतना मिली वोल्ट तो मेंटेन है, ठीक है। इसका मतलब क्या अभी कोई बिजली पैदा हो रही है? अबे जब इतनी मेंटेन है मतलब जो जैसी सिचुएशन है वैसे ही मेंटेन है, अभी हल्ट नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ, खट से मिली वोल्ट उठा। अबे ऊपर जाओगे तो मिली वोल्ट बढ़ेगा या घटेगा? मिली वोल्ट बढ़ेगा। अब ऊपर जाने पर जब मिली वोल्ट बढ़ा, इसका मतलब यहां पर बिजली पैदा की गई, और बिजली सबसे पहले कौन पैदा करता है, एसए नोड। अब इसका मतलब पी वेव बता रही है कि एसए नोड ने क्या पैदा करी, बिजली। अब एसए नोड जब बिजली पैदा करेगा तो बताओ एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा होगा या नहीं? एट्रिया का डीपोलराइजेशन का मतलब बिजली का चलना, पक्का। मतलब ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी और बिजली क्या हुई बेटा, चलना चालू हो गई। अब बेटा ये बताओ एट्रिया में बिजली पहले फैलेगी, पक्का। जब बिजली ऐसे नोड ने पैदा करी और ये एट्रिया में फैल रही है, ठीक है, मैं कहूंगा एट्रिया का पी वेव क्या बता रही है, डीपोलराइजेशन। ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी जिसकी वजह से ये उठा, मिली वोल्ट बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, बिजली पैदा हुई। अब बेटा पी वेव ऊपर की तरफ आई, ये देखना यहां तक तो कुछ नहीं, बिजली मेंटेन है उतनी, मतलब मान लो यहां 10 मिली वोल्ट है, तो यहां तक 10 ही है, लेकिन तभी ऐसे नोड ने क्या किया, बिजली पैदा करी। अब एट्रिया का क्या होगा, डीपोलराइजेशन। अब बताओ पी वेव को मैं बोल सकता हूं क्या बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब बिजली बनी और एट्रिया में चलना चालू कर दी। इतनी बात एकदम क्लियर। और मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे, क्लियर। इसका मतलब पी वेव अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि एट्रियल डीपोलराइजेशन के जस्ट बाद क्या होगा, तुरंत सिस्टोल। किसका, एट्रिया का या वेंट्रिकल का? हाँ, एट्रिया का होगा। क्यों? ठीक है, इसका मतलब जब पी वेव बन रही है, ये देखो इधर, ये बेटा ये इतना जो ग्राफ देख रहे हो ना, इतने ग्राफ में मैं 3 बातें कर गया। मैंने कहा ऐसे नोड ने बिजली भी पैदा करी, ऐसे नोड एट्रिया में बिजली फैली और सिकुड़न भी हो रही है। तो इसका मतलब ये जो वेव आपको दिख रही ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, इसके सेक्शंस पढ़े जाते हैं, लेकिन वो सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा पी वेव क्या इंडिकेट करता है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया का सिकुड़ना। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जब एट्रिया सिकुड़ता है तो कितना % ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है, 30%। इसका मतलब 30% ब्लड किस समय जाएगा, पी वेव के टाइम पर। इतनी बात एकदम क्लियर। क्या डीपोलराइजेशन और सिकुड़ना एक चीज है? जल्दी बोलो यार। डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल, याद आया? तो पी वेव अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, देखो मिली वोल्ट बढ़ा, अब बिजली चलना चालू हो गई। पहले क्या हुआ, ग्राफ ऊपर की तरफ गया, ग्राफ ऊपर की तरफ गया या नहीं गया, गया। अब जब ग्राफ ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बिजली पैदा हुई और इसके बाद बिजली चलना चालू कर दी, और बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। तो पी वेव, ये पूरी पी वेव आपको बता रही 3 चीजें। ऐसे नोड ने बिजली पैदा की, ऐसे नोड ने बिजली मार्कर को देखना गौर से, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है और पीछे पीछे क्या हो रही है, सिकुड़न। इतनी बात है एकदम क्लियर। लेकिन बाकी चीजें तो तुम दिमाग लगा के बता रहे हो कि एट्रिया का सिस्टोल होगा तो 30% ब्लड इसमें जाएगा, ये सब तुम दिमाग लगा रहे हो। लेकिन ईसीजी एक्चुअली में क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अर्थात ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी। अब उसके बाद तो तुम दिमाग लगा रहे हो ना कि ऐसे नोड ने बिजली पैदा करने के बाद वो बिजली आगे बढ़ेगी। अरे मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, एट्रिया में बिजली का
आगे बढ़ना, एट्रिया में बिजली का चलना, और इसका मतलब इसी के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, इस एट्रिया का सिस्टोल। अब बेटा P और Q के बीच में, ये तुम्हें सीधी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, बताओ इस बीच कहीं सिकुड़न होगी? तो P से Q के बीच में क्या हो रहा है, बिजली SA नोड से AV नोड, AV बंडल, बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर और वेंट्रिकल की वॉल में। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब गौर से देखना बेटा, यहां पर ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, Q और S में कौन ज्यादा नीचे की तरफ गया है? S, पक्का इस बात को याद रखना, Q थोड़ा कम नीचे जाता है, S ज्यादा नीचे जाता है। अब इस लाइन के ऊपर जो वेव बनी है उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव वेव, और इस लाइन के नीचे जो वेव बनी है उन्हें बोलते हैं नेगेटिव वेव। क्लियर? ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेव, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अबे ऊपर को पॉजिटिव तो क्या नीचे को मल्टीप्लाई थोड़ी बोल दोगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मतलब PRT ये हुई पॉजिटिव वेव, Q और S क्या हुआ, नेगेटिव वेव। वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू कि बेटा इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि यहां पर जो आपकी ECG आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा इनिशियल पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा शुरुआती, तो इस वजह से ECG में अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचना चाहे, या अगर आप ये सोचते हो ECG देखकर आप दुनिया का कोई भी डिसऑर्डर बता लोगे, तो आप भ्रम में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो ECG पढ़ लो बहुत ही घटिया और दो क्वालिटी, दो द्विम नहीं त्रियम श्रेणी की ECG पढ़ रहे हो। यहां आप क्या कर रहे हो, P वेव में क्या कह रहे हो कि P वेव मतलब ये हुई, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, एट्रिया में बिजली अब चलना चालू हुई और पीछे पीछे सिकुड़न हो रही है, तो ये बहुत लो लेवल की। बेटा P वेव के कई सारे सेगमेंट पढ़े जाते हैं, ठीक है। P वेव में होता है P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश, इस तरीके से इस पूरे को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे सेक्शन में, लेकिन उतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो ECG को लेकर अपने अंदर चुल्ल पैदा मत करना। ECG से अंत में मैं टोटल बोलूंगा 5 सवाल, और छठा सवाल बन गया, पढ़ाना छोड़ दूंगा। इधर आ जाओ। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूं, P वेव से Q वेव के बीच में क्या हुआ, बिजली ऐसे नोड ने पैदा करी, फिर AV नोड, AV बंडल, बंडल ऑफिस, बोलो, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकल की मसल। क्लियर? ये बताओ Q वेव दिखाई दे रही है, दिख रही है? इसका मतलब Q वेव के समय पर क्या हुआ होगा, बिजली वेंट्रिकल की मसल में आ गई है, बोलो। इसका मतलब Q वेव, अच्छे समझना इस बात को, Q वेव बताता है कि वेंट्रिकल में बिजली चलना चालू हो गई। दोबारा देखो, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, P वेव बनी, फिर AV नोड, AV बंडल, राइट बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल की मसल। अब वेंट्रिकल की मसल में जब बिजली चल रही है वो कौन इंडिकेट कर रहा है, आपका Q वेव। अब वेंट्रिकल की मसल में अगर बिजली चलेगी तो मैं कहूंगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपका बिजली का चलना। कल कॉन्सेप्ट सिखाया था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का, गॉट इट। अब बेटा ये बताओ, क्या Q वेव पर अगर मैं बोल रहा हूं वेंट्रिकल में बिजली चल रही है, वेंट्रिकल की मसल में बिजली चल रही है, तो क्या Q वेव के समय पे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बोलो भैया। बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे, इसका मतलब Q वेव के आगे, Q वेव जब आगे बढ़ेगी, Q वेव जब आगे बढ़ेगी तब सिकुड़न चालू होगी पीछे पीछे। अरे Q वेव क्या बता रहा है कि वेंट्रिकल की मसल में बिजली चल रही है, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इसका मतलब अब आगे जो ये वेव बनी है ये क्या बता रही है कि भैया अब जब वेंट्रिकल की मसल में बिजली चल रही है तो पीछे पीछे क्या हो रही है, सिकुड़न। अरे या नहीं समझ पाए तो बताओ, वेंट्रिकल में सिस्टोल तुरंत Q वेव पर हो जाएगा कि शॉर्टली आफ्टर Q, बस Q के थोड़ी देर बाद। अब ये मत पूछना कितनी देर बाद, ठीक है। फिर हमें ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात सुनना अच्छे से बेटा। ये जो QRS है, आप यहां पर ECG आपको बड़ी इज्जत से दिखाई दे रहा है, लेकिन QRS बेटा अगर असली ECG में देखें तो ऐसा दिखता है। तो इतनी नजदीक होती हैं ये तीनों पीक्स कि हम इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। तो मैं कहता हूं QRS कॉम्प्लेक्स अगर तीनों ले लोगे तो Q वेव पर क्या हुआ, वेंट्रिकल में बिजली चलना चालू हो गई, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स पूरा ले लोगे तो मैं कहूंगा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन भी इंडिकेट कर रहा है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल। कॉमन सेंस लगाओ भैया, समझ पाए? अबे Q के तुरंत बाद सिकुड़ना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। किसका, एट्रिया का है, वेंट्रिकल का? हाँ, वेंट्रिकल का। अब ये बताओ चाचा कि एट्रिया में कंपन ज्यादा होगा या वेंट्रिकल में? दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है? तो ज्यादा भयंकर कंपन किस में आएगा? कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है। वेंट्रिकल में कंपन भयानक आएगा, दैट्स व्हाई एट्रिया के कंपन की वेव सिर्फ इतनी बनी
और वेंट्रिकल के कंपन की इतनी गई। समझ में आया? नहीं समझ पाए बात को? एट्रिया में जब कंपन आया वेव इतनी उठी, लेकिन जब वेंट्रिकल में कंपन आया वेव सट से ऊपर चली गई। इतनी बातें क्लियर? क्योंकि भैया बड़ी स्ट्रक्चर में कंपन ज्यादा भयानक होगा। बोलो भाई, क्योंकि अब मैंने क्या बोला था शुरुआत में, बिजली सिर्फ ऐसे नोड ही पैदा नहीं करती है, वेंट्रिकल में तो सबकी बिजली एक साथ आएगी ना। ऐसे नोड एट्रिया में, एट्रिया के पास किसकी पहुंची? सिर्फ ऐसे नोड की, लेकिन वेंट्रिकल के पास सबकी मिलाकर पहुंची ना। अरे इतनी बातें एकदम क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ये पीक कैसे जाएगी आपकी? लंबी, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल भयानक होगा। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये भी दिमाग लगा सकता हूं कि अगर QRS कॉम्प्लेक्स हमें बता रहा है कि वेंट्रिकल इस समय पिचक गया है, तो मेरा मानना है एट्रिया इस समय फूल रहा होगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वेंट्रिकल सिकुड़ रहा होता है तो एट्रिया फूल रहा होता है। यहां तक बातें क्लियर? तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है और एट्रिया फूल रहा है। तो अगर QRS कॉम्प्लेक्स मुझे ये बता रहा है कि वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? सिस्टोल, तो मैं बोल सकता हूं ये बता रहा है एट्रिया में हो रहा है डायस्टोल। बोलो, इतनी बातें एकदम क्लियर? इतनी बातें एकदम क्लियर? अब बेटा जो आखिरी वेव बनती है यहां पर, टी वेव, टी वेव जो होती है, गौर से समझना, ये जो टी वेव होती है ये, अब पहले बताओ वेंट्रिकल सिकुड़ चुका है तो अब क्या जिंदगी भर सिकुड़ा रहेगा? अभी अपनी सिकुड़न को क्या करेगा? खत्म। सिकुड़न को खत्म करने के लिए क्या करेगा? रेस्ट स्टेट में जाएगा कि और पिचक जाएगा? रेस्ट स्टेट में जाएगा। और टी वेव बताती है एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब सिस्टोल का क्या हो गया? अंत, अर्थात वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो गए? फूल गए हैं। इतनी बातें एकदम क्लियर? अब पूछो इसके बाद क्या होगा? पूछो क्या होगा इसके बाद? फिर ज्वाइंट डायस्टोल। जब वेंट्रिकल फूल जाते हैं तो वह एट्रिया से ब्लड किस में आने लगता है? वेंट्रिकल में। इतनी बातें क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? पी वेव से लेकर टी वेव तक एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन सेंस लगाओ। कार्डियक साइकिल में क्या हुआ था बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल। हाथ बेटा इधर देखो, ज्वाइंट डायस्टोल। ग्राफ अब आगे अगले पेज पर इसी के आगे जा रहा है जिस भी बंदे का है। अब बेटा ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? आपकी ऐसे नोड ने क्या पैदा करी? बिजली। पक्का ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी। ऐसे नोड एवी बंडल, बंडल ऑफ इज राइट, बोलो, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुर्किंजे फाइबर, वेंट्रिकल की मसल। क्यू वेव क्या बताता है? वेंट्रिकल से बिजली चल रही है, वेंट्रिकल में बिजली चल रही है। और उसी के क्यू वेव के थोड़ी देर बाद, शॉर्टली आफ्टर क्यू, वेंट्रिकल में क्या होगा बेटा? आपका सिस्टोल। ये वेव इतनी ऊपर क्यों गई? कंपन ज्यादा होगा, सबकी वेव पहुंच रही है ना वहां पर। अब बेटा क्या होगा तुम्हारा? कॉमन सेंस लगाओ। आर बनी, एस बनी, लेकिन एस थोड़ी ज्यादा नीचे जाती है, ठीक है। रीजन आपको नहीं जानना एस क्यों ज्यादा नीचे जाती है, ठीक है। जानने की इच्छा हो तो बता दें। जानना है क्या? बोलो। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली सिकुड़न क्या हो गई आपकी? खत्म। और आपका ये हो गया एक ईसीजी, या आप बोल दो एक कार्डियक साइकिल। यहां तक क्लियर? अब बेटा मुझे ये बताओ, ये हो गई पी वेव। पी वेव क्या बताती है? मेरा मानना है पी वेव को देखा जाए तो मेनली बता रही है एट्रिया में बिजली चल रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये डायरेक्ट सवाल आएगा। पी वेव मार्क्स, पी वेव किस चीज को चिन्हित कर रहा है? कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया से बिजली, एट्रिया में बिजली चल रही है। इसका मतलब अगर एट्रिया में बिजली चल रही है, इसका मतलब, अब बेटा अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ऐसे नोड ने यहीं पर क्या पैदा करी होगी? बिजली। अगर एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, इसका मतलब डीपोलराइजेशन होगा, बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। तो पी वेव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल सिस्टोल को। लेकिन क्या डीपोलराइजेशन और सिस्टोल एक टाइम पर होगा? नहीं, डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल। अच्छा क्यू वेव बताती है क्या आपकी? कि वेंट्रिकल आपका क्या हो? वेंट्रिकल में बिजली चल रही है। अब बेटा चल रही है तो इसका मतलब बेटा थोड़ी दूर चलाओगे उसके बाद ही तो सिकुड़न पैदा करोगे। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन थोड़ी देर बाद होगा। क्यू वेव पर क्या? वेंट्रिकल का, सॉरी सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल क्या क्यू वेव पर होगा या क्यू वेव के बाद? क्योंकि बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। और QRS कॉम्प्लेक्स एक साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि तीनों वेव बहुत नजदीक होती हैं। तीनों वेव को मिला दें तो मैं बोल सकता हूं तीनों वेव मिलकर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रही हैं। और टी वेव बताता है सिकुड़न हो गई, खत्म। चल भाई ये किसी बंदे का हार्ट है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल। और ऊपर वाला मैंने हाथ को क्या मान लिया है? एट्रिया। अब जल्दी से बताओ, इस समय ज्वाइंट डायस्टोल है तो लाइन कैसी बन रही होगी? सीधी, ठीक है। ऐसे नोड ने अभी बिजली पैदा करी तो ग्राफ हल्का सा उठा, ठीक है, हल्का सा उठा, ठीक है। अब बिजली एट्रिया में चलना चालू हुई है, ठीक है। पक्का एट्रिया में चलना चालू हुई है, मतलब पी वेव तैयार। बोलो भाई, पी वेव तैयार।
अब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। कौन सी वेव बनी इस समय, पी वेव। अब बिजली ऐसे नोड से एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल हो गया, ठीक है। और आपकी वेंट्रिकल की मसल, अब क्यू वेव तैयार हो गई है। अब क्यू वेव के थोड़ी देर बाद, याद रखना, शॉर्टली आफ्टर क्यू, शॉर्टली आफ्टर क्यू वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना क्या होगा, चालू। लेकिन उस समय क्या हो रहा होगा, एट्रिया रिलैक्स, और अल्टीमेटली क्या बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दो बातों को इंडिकेट कर रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का रिलैक्सेशन। लेकिन वेव एक्चुअली में बता क्या रही है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का रिलैक्सेशन तो आप खुद सोच रहे हो ना। और टी वेव बताती है कि वेंट्रिकल अब पूरी तरीके से फूल गए हैं, बोलो। और इसके बाद क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। ये इतनी बातें एकदम क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है। तो पी वेव मार्क्स एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। सिकुड़न, किसका सिस्टोल खत्म हो गया, हल्ट में सिकुड़न खत्म, जॉइंट डायस्टोल चालू। अरे टी वेव बेटा, अगर एट्रिया तो क्यूआरएस के टाइम पे ही फूल गया था ना, अबे इधर देख, एट्रिया तो क्यूआरएस के टाइम पे ही फूल गया था ना, ठीक है। अब फूलना किसको था, वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल फूल गया तो टी वेव बनती है सबसे लास्ट में, ठीक है। और जब वेंट्रिकल फूल गया पूरे का पूरा, समझना अच्छे से, जब वेंट्रिकल फूल गया इसका मतलब आप कहोगे हल्ट में सिकुड़न खत्म, तो टी वेव बताता है, टी वेव मार्क्स, मार्क्स मतलब चिन्हित करता है एंड ऑफ सिस्टोल। यहां तक बातें क्लियर। तुम में से कोई इसको कर पाएगा जैसा हमने किया है, कौन कर लोगे, ठीक है। तुम उठ के आओ, चलो हाथ नॉर्मल करो। मैं वेव बना रहा हूं, तुम लोग को बताना है वेव गलत है या नहीं। ये किसी बंदे का हर्ट है, बहुत स्लो मोशन में चलाऊंगा, ठीक है। चलो बताना सही है कि नहीं। अभी जॉइंट डायस्टोल है, ये ईसीजी चल रही, मेरे हाथ को देखो, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, एट्रियल डीपोलराइजेशन, बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। अब एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रहा है, बोलो ये पहली वेव बन गई, कौन सी, पी वेव, पक्का। और इसके बाद अब क्या होगी तुम्हारी, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल की मसल में क्यू वेव, बिजली चल रही है। अब जैसे ही क्यू से ऊपर बढ़ेगी, पीछे पीछे वेंट्रिकल क्या होगा, सिकुड़ना चालू, और एट्रिया रिलैक्स होना चालू। बोलो ये ऊपर वेव गई किस चीज की, वेंट्रिकल के सिकुड़ने की, क्लियर, बोलो। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारा बना ये बताता है वेंट्रिकल का सिस्टोल या वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। अब बेटा वेंट्रिकल सिकुड़ चुके हैं, एट्रिया रिलैक्स है। अब आगे जाकर क्या बनी, टी वेव। टी वेव बताता है कि वेंट्रिकल में सिकुड़न खत्म, या बोल सकते हो पूरे हर्ट में सिकुड़न खत्म। तो टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, स्टार्ट ऑफ डायस्टोल, खत्म। इतनी बातें एकदम क्लियर, इतनी बात एकदम क्लियर, सोच के बताओ बेटा, इतनी बात एकदम क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो आओ जल्दी से हमें बताओ, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को बता रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रहा है। क्या क्यू वेव पर आपकी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा शॉर्टली आफ्टर क्यू, एकदम क्लियर है। और टी वेव बता रही है कि सिस्टोल का क्या हो रहा है, अन। लेकिन टी वेव गौर से देखो, ये पूरी है, ये पूरी आपकी क्या है, टी वेव। तो सिकुड़न यहां पर भी होगी, तभी कंपन जब खत्म हो रहा है तो भी देखो सिकुड़न, अभी टी वेव है। यहां पर क्या आया, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल में सीधी जाएगी ना। तो बताओ अगर ज्यादा एक्यूरेट क्या है कि टी वेव बता रही है सिस्टोल खत्म हुआ, कि टी वेव का एंड बता रहा है सिस्टोल खत्म हुआ। हाँ, क्योंकि एंड के बाद ही तो जॉइंट डायस्टोल आएगा पूरी तरीके से। तो टी वेव का एंड ऑफ टी वेव, अब परफेक्ट बोलना क्या हुआ, एंड ऑफ टी वेव का जो आखिरी सिरा है ये बता रहा है टी एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल एंड स्टार्ट ऑफ जॉइंट डायस्टोल। क्या ये बात एकदम क्लियर है, पक्का। कल का लेक्चर नहीं किए थे क्या, तुमसे कह रहे हैं, तुमसे क्या कहे थे नीचे, मत करो लेक्चर आज का, हवा नहीं लगेगा, लग रहा है हल्का हल्का ना। अब देखो इधर पी वेव आपका क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ज्यादा अच्छा क्या है, टी वेव बताता है एंड ऑफ सिस्टोल या एंड ऑफ टी वेव,
टी वेव पूरा बता रहा है कि सिस्टोल खत्म हो रहा है और इसका अंत बता रहा है खत्म हो गया है। इन दोनों शब्दों में अंतर समझ पाए तो एनसीईआरटी लिखिएगी एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। एकदम क्लियर। अच्छा, एक मजेदार बात बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपको हवा कम लगेगी, रीजन नहीं जानना है। चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, वेव दोनों की बनती है। चाहे सिकुड़न हो रही हो चाहे फूल रहा हो, वेव दोनों की बनती है। मेरी बात समझना अच्छे से, सिस्टोल की भी वेव बनती है, डायस्टोल की भी वेव बनती है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये किसके सिस्टोल की वेव मानोगे? एट्रिया या वेंट्रिकल? हाँ, एट्रिया। ये किसके सिकुड़ने की वेव मानोगे? हाँ, ये किसके डायस्टोल की वेव मानोगे? हाँ, वेंट्रिकल या एट्रिया? बोलते ही नहीं हो। वेंट्रिकल। क्या कहीं एट्रिया के डायस्टोल की वेव दिखाई दे रही है? दिख रही है या नहीं? लेकिन आपने क्या बोला, अंदाजा लगाया कि QRS कॉम्प्लेक्स के समय पर अगर वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो एट्रिया डायस्टोल कर रहा होगा, तो उसकी वेव बनती है। लेकिन वो इतनी छोटी होती है कितनी बड़ी वेव के पीछे छिप जाती है। समझ पाए मेरी बात? ये इतनी बड़ी वेव है, ये बिल्कुल जो खली के पीछे हम खड़े हैं तो हम दिखाई नहीं देंगे। तो एट्रियल डायस्टोल की भी वेव बनती है, लेकिन वो आपकी क्या होती है बेटा? छुप जाती है। किसके पीछे? QRS के पीछे। दोबारा बताओ, P वेव किसका सिस्टोल बता रही है? एट्रिया। QRS वेंट्रिकल का सिस्टोल बता रही है। और जो आपकी T वेव का एंड है वो बता रहा है कि वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो गया है? डायस्टोल। पक्का? तो बताओ, ये सवाल आया हुआ है, किसकी वेव हमें ECG में नहीं दिखती? एट्रिया के डायस्टोल की। अब बताओ बेटा, यहां तक बातें क्लियर हो गई एक एक बच्चे को? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब अगली बातें करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है। ठीक है। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन बता रही है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी बताओ, सही है या गलत है? बोलो भैया। सही है। इस और डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल ऑफ एट्रिया या वेंट्रिकल? अगला, P वेव से लेकर Q वेव तक, P से Q मतलब मैं ये कह रहा हूं P से Q आपकी बता रही है ऐसे नोड से बिजली कहां पहुंची? आपकी वेंट्रिकल की मसल्स। पक्का? इसका मतलब P से Q इतना बता रहा है आपका, बिजली ऐसे नोड से कहां पहुंची? वेंट्रिकल की मसल्स में। पक्का? अच्छा ये बताओ, Q वेव पर वेंट्रिकल सिकुड़ना शुरू होगा या शॉर्टली आफ्टर Q? शॉर्टली आफ्टर Q वेंट्रिकल सिस्टोल। पक्का? बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। इतनी बातें एकदम क्लियर। अगला ये बताओ, QRS कॉम्प्लेक्स एक साथ क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक होता है, देखने में बिल्कुल ऐसे डंडा नुमा लगता है ना। QRS कॉम्प्लेक्स मेरा मानना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखा रहा है। जल्दी बताओ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अच्छा, एंड ऑफ टी वेव, एंड पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑफ टी वेव बता रहा है मार्क्स एंड ऑफ डायस्टोल, पूरे हर्ट की सिकुड़न खत्म। एंड ऑफ सिस्टोल, कौन बोला डायस्टोल? एंड ऑफ डायस्टोल बोलोगे कि एंड ऑफ सिस्टोल? सिकुड़न हो गई खत्म। सिकुड़न हो गई खत्म मतलब हर्ट पूरी तरीके से फैल गया। ठीक है, इधर एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल, और मैं बोल सकता हूं एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ सिस्टोल, और इसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाएगी? ज्वाइंट डायस्टोल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं दो हार्ट बीट बनाऊं, इधर देखो, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, ऐसे नोड ए बी बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल लेफ्ट बंडल,
आगे पुरकिंज फाइबर वेंट्रिकल की मसल, ठीक है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, पक्का। एक ईसीजी इतनी मान रहे हो, पी क्यू आर एस टी। अब फिर क्या बनेगी, पी वेव, फिर क्यू आर एस टी। बोलो। अब मेरा सवाल है टी से पी के बीच में इतना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ पक्का। ये टी पी, टी और टी से लेकर पी तक क्या आया, ज्वाइंट डायस्टोल। एकदम क्लियर, पक्का। जल्दी बताओ बेटा, यहां तक बातें क्लियर हैं? जल्दी बताओ, यहां तक बातें क्लियर हैं? अब चलो ईसीजी के डिसऑर्डर्स को देखिएगा, ठीक है। ये तो बेटा नॉर्मल ईसीजी हो गई है ना, एक स्टैंडर्ड ईसीजी। अब डिसऑर्डर, गड़बड़ वाली ईसीजी बना रहा हूं, कुछ भी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ सोचना है आपको। समझाने वाला ये बात अब यहां पर नहीं, यहां आपको सोचना है बस। चलो बताओ, किसी की ईसीजी ऐसे आ रही है, जल्दी से देख के बताओ। इस बंदे के एट्रिया में सिस्टोल भयानक हो रहा होगा या नॉर्मल? हाँ, इसका मतलब एट्रिया बड़े हो गए होंगे या छोटे? अगर पी वेव बड़ी बनी, इसका मतलब एट्रिया का साइज बढ़ गया है। समझ में आया? तो इनलार्ज्ड, क्या बोला, इनलार्ज्ड पी वेव, बढ़ी हुई पी वेव बताती है कि आपकी इनलार्जमेंट हुआ है। किसका, वेंट्रिकल का कि एट्रिया का? इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अगला, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ग्राफ नीचे से लें। बताओ, नॉर्मल ईसीजी लग रही है? हाँ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत लंबा बन रहा है। तो बताओ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ऊंचा बने तो इसका मतलब यहां पर कौन, किस चीज का साइज बढ़ गया है? इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल। इतनी बातें एकदम क्लियर? बोलो भैया, पक्का। अब बेटा ये बताओ, क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्वेश्चन है मेरा, अगर हल्ट पूरी तरीके से रिलैक्स ना कर पाए, हल्ट पूरी तरीके से ना खुल पाए, मेरा बात समझना, हल्ट पूरी तरीके से नहीं खुल रहा है, हल्ट पूरी तरीके से नहीं खुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हल्ट अभी रेस्ट कर रहा है कंप्लीटली या नहीं? इसका मतलब ऐसे लोगों का हर्ट जिनका पूरी तरीके से वेंट्रिकल डायस्टोल नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ ऐसे लोगों के हर्ट में पेन पैदा होगा कुछ दिनों बाद। होगा या नहीं होगा? क्योंकि हर्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में होगा, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से आराम भी कर रहा है लेकिन खुल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो बेटा पेन पैदा होगा, ठीक है। बेटा पेन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में इस्चीमिया। क्या बोलते हैं? इस्चीमिया। तो ऐसा बेटा, कोरोनरी का मतलब क्या होता है? हर्ट। कोरोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू हर्ट। तो अगर आपकी टी वेव पूरी ना बने, फ्लैट सी बने, क्या बने? फ्लैट। इस समय टी वेव क्या बन गई है? फ्लैट। थोड़ी सी उठती है ना, तो इस समय टी वेव कैसी है? रेड्यूस्ड है या इनलार्ज्ड है? ठीक है, तो रेड्यूस्ड टी वेव बताती है, रेड्यूस्ड टी वेव बताती है कि बंदे को हुआ है कोरोनरी इस्चीमिया। बस, इस्चीमिया का मतलब होता है कहीं पर भी होने वाला दर्द या कहीं पर भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। ये कब बनती है, कैसे बनती है, डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। इतनी बातें एकदम क्लियर हो? जल्दी बताओ बेटा, इतनी बातें एकदम क्लियर है? हो गया? जल्दी बताओ, इतनी बातें एकदम क्लियर? बिल्कुल सही बात है शगुन मिश्रा। मैंने कहा ना, इसको सोचना नहीं, आपके सिलेबस पे नहीं है। कोरोनरी इस्चीमिया का एक पीडीएफ का व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूंगा, पढ़िएगा आराम से, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ईसीजी देखकर क्या आप डिसऑर्डर बता सकते हो किसी बंदे में?
अरे आप जितना आप जानते हो उस हिसाब से तो बता सकते हो ना। तो ईसीजी हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हुई या नहीं हुई? हुई। चाहे लब्ड अप साउंड हो, ये भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का है, मतलब किसी भी डिजीज को पकड़ने के लिए लब्ड अप साउंड के अलावा कोई भी साउंड आता है। या आपका ईसीजी देख के भी आप बता सकते हो कि बंदे के हार्ट में डिसऑर्डर है या नहीं। अब ये एक बात बताओ जल्दी से, हाँ बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब एक बात बताओ जरा हमें, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर कि एक कार्डियक साइकिल में कितनी पी वेव बनेगी? एक कार्डियक साइकिल में कितनी पी वेव, कितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कितना टी वेव? बताओ सबसे आसानी से किसे गिन सकते हो, पी को, क्यूआरएस को या टी को? हाँ, डंडे की तरह लंबा लंबा दिख रहा है, इसका मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जिनके हम बता सकते हैं बंदे का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हाँ या ना? अगर मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड में, बेटा क्यूआरएस ही गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है? एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है? क्योंकि पी और टी वेव तो ऐसे दिखती है, देखो असल में ऐसे दिखती है। अब ले ढूंढ ला, इनमें कौन पी है, कौन टी है, कौन का है, इसमें दिख रहे हैं सिर्फ डंडे। मान लो 5 सेकंड में 5 डंडे दिखे तो 60 सेकंड में 60, तो इसका मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन के आप बता सकते हो हार्ट रेट। इतनी बातें क्लियर? चलो अब इस पर मैं 3 सवाल दे रहा हूं, खटाखट करो, ठीक? चलो पहला क्वेश्चन है, if in a ग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, है ना? नंबर ऑफ पी वेव इज 20 in 30 seconds. In 30 seconds, ठीक है? पक्का? पी वेव कितनी बन रही? 20-30 सेकंड में, ठीक है? कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन देखते नहीं, पहले ही स्टार्ट लिख देते हैं, वो सेलेक्ट होंगे, बताओ हद। क्वेश्चन नहीं देखा 60 आंसर आ गया, सोचो क्वेश्चन को। पता नहीं कैसे आंसर दे देते हो तुम लोग, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। मयंक सिंह स्ट्रोक वॉल्यूम 0 लो आंसर। पता नहीं कैसे निकाल लो, आंसर ही नहीं निकलेगा इसका। हाँ तो इतनी देर में क्या बोल रहे हो? तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम देख लो, इससे सिर्फ तुम्हें हार्ट रेट पता चलेगा। हार्ट रेट पता चल जाएगा तुम्हारा 40 और इसके बाद ख़त्म। क्या कुछ बता पाओगे? अरे बोलो। तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। इसका एक आंसर बन सकता है सर, लेट अस सपोज कार्डियक आउटपुट इज x, ठीक है? तो अब आपका आंसर हो जाएगा 40/x। अरे बोलो भैया, क्या होगा? x/40, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन दे रहे हैं। आपका पी वेव 20 बन रही है 30 सेकंड में, ठीक है? अब अच्छे से सुनना। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है, इधर आगे क्वेश्चन दे रहा है कि पी वेव आपकी 20 बनी है 30 सेकंड में। कह रहा है अमाउंट ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ ventricular systole amount of blood
at the end of ventricular systole is 30 ml in both ventricle, ठीक है, 30 ml in both ventricle, कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट। अब तो निकाल लोगे, बोलो, निकालो। अब निकालो। वो निकल गया? नहीं निकल सकता। कितना ब्लड बचा रह गया क्वेश्चन में ये बताया है, कितना ब्लड निकला ये कहाँ बताया है? क्या कहाँ है? कहाँ है 100 लोग हैं? कहाँ है लोग, यही तो पूछ रहे हैं। मतलब क्यों लोगे, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया तुम 100 ही लोगे, कहाँ से? अगर लेने का बहुत मन हो तो 70 ले सकते हो मैक्सिमम, आप इसके अलावा नहीं, ठीक है। अगर 70 से आपके ऑप्शंस मैच ना करें तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर लगेगा। कार्डियक साइकिल बता पाओगे? कितनी कार्डियक साइकिल चली होगी 1 मिनट में, बता सकते हैं? कार्डियक साइकिल बता सकते हैं, जितनी पी वेव बनी होगी उतनी ही कार्डियक साइकिल। इतनी बातें एकदम क्लियर है कि एक बच्चे को जल्दी बताइए। इतनी बातें क्लियर हो, सभी बच्चे आंसर दें, फिर हम आगे बातें शुरू करें। जल्दी 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 आंसर दो। जल्दी आंसर दो। क्लियर है? चलो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, वो लिखना चालू करो। इधर देखना बेटा, दरवाजा बंद करो। मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल। सही बात है या गलत है? इज इक्वल टू पी वेव इज इक्वल टू QRS कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू T वेव इज इक्वल टू P से T। अबे एक हार्ट बीट में P से T भी तो एक ही बनेगा। इतनी बातें एकदम क्लियर, ज्वाइंट डायस्टोल इंक्लूडेड माना जाता है। यहां तक बातें क्लियर है? ये क्लियर है? जितनी पी वेव उतना ही कार्डियक साइकिल। कैसे बेटा? कॉमन सेंस लगाओ। एक बार पी वेव बनती है, मतलब ऐसे नोड ने बिजली कितनी पैदा करी? एक बार। तो इसका मतलब जितनी बार पी वेव उतनी बार ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, और जितनी बार ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी उतनी बार हार्ट धड़केगा। अभी क्लियर है? अंकित तिवारी क्लियर है? अंकित तिवारी क्लियर है? चलो अब आगे देखना बेटा। मैंने आपको बताया था, अगला टॉपिक सुनना अच्छे से। ब्लड के 3 तरीके के पाइप होते हैं जिनमें ब्लड बहता है, ठीक है। ब्लड के पाइपों को हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं? ब्लड वेसल्स। अगर आप आर्टरी के पाइप को समझ जाओ, अगर आप आर्टरी के पाइप को समझ जाओ तो बेटा तीनों पाइप समझ जाओगे। 3 तरीके के पाइप हमने बताया था जिनसे ब्लड बहता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी 3 तरीके के पाइप होते हैं। आर्टरी के पाइप को समझ गए तो वेन और कैपिलरी का पाइप चुटकियों में खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा 3 लेयर पाई जाती है आर्टरी में, समझना। सबसे बाहर बीचों बीच लेयर पाई जाएगी, बीचों बीच को हमने रेड कलर से दिखा दिया, और आपकी सबसे अंदर। अब बेटा लेयर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ट्यूनिका। क्या बोला? ट्यूनिका। पहले लेयर के नाम याद रखने हैं हमें, ठीक है भाई। तीनों की तीनों आपकी लेयर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो तीनों के नाम में क्या आएगा आपका? ट्यूनिका, ट्यूनिका, ट्यूनिका। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। ट्यूनिका तीनों के नाम में होगा। बोलो बेटा। एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर का नाम होगा कि अंदर वाली?
तो बाहर वाली का नाम क्या हुआ? ट्यूनिका एक्सटर्ना। मीडिया मतलब मिडिल में, बीच वाली का नाम क्या होगा? ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली इंटिमा, इनका मतलब क्या हुआ? अंदर। तो आपकी आर्टरी हो या वेन हो, कैपिलरी का नाम मत लेना अभी, आर्टरी हो या वेन हो, उसमें आपकी 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली एक्सटर्ना, बीच वाली मीडिया, अंदर वाली इंटिमा। ठीक है, इंटिमा बोल दो या इंटरना बोल दो, बात एक ही है। क्लियर? इसको छापो तुरंत, जल्दी। हाँ, इंटिमा बोलो इंटरना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानवती धारा। क्लियर? एक्सटर्ना, मीडिया, इंटिमा। अरे तुम एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल याद कर लोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? चलो, अब बेटा सबसे पहले ब्लड हमारी बॉडी में किसी भी पाइप से बहे, नाम होगा या तो आर्टरी, या तो वेन, या तो कैपिलरी। अब बेटा तीनों पाइप का स्ट्रक्चर देखो। बेटा अगर हम किसी भी पाइप को, चाहे आर्टरी का पाइप हो, चाहे वेन का पाइप हो, चाहे कैपिलरी का पाइप हो, मान लो इससे आपका क्या बह रहा है? ब्लड। अगर हम किसी भी पाइप को काट कर देखें तो काट के देखने पर कोई भी पाइप सामने से कैसा दिखाई देगा बेटा? सर्कुलर। है तो पाइप, लेकिन सामने से कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर। अब बेटा समझना, आर्टरी के पाइप का डायग्राम समझ लो, वेन और कैपिलरी का चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर हम आर्टरी की बात करें तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, वो आपकी बिल्कुल चपटी चपटी सेल्स की होती है, और ये चपटी चपटी सेल्स कहलाती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या? स्क्वैमस एपिथेलियम। अब बेटा एपिथेलियम क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा था खोखले अंगों में अंदर भी एपिथेलियम पाई जाती है, याद आया? अब ये बताओ, ये चपटी चपटी जो लेयर है बेटा, चपटी चपटी सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये बताओ ट्यूनिका इंटिमा की बात हुई है या एक्सटर्ना की? ट्यूनिका इंटिमा, तो मैं टी डॉट इंटिमा लिख रहा हूं। क्लियर? बोलो भाई, इंटिमा बोलो इंटरना बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तो ट्यूनिका इंटिमा किसकी बनी हुई है? थिन। थिन मतलब पतली। स्क्वैमस एपिथेलियम कितनी सेल लेयर है? एक सेल की लेयर है कि 10? मतलब वन सेल थिक है ना? बोलो भैया। अच्छा, तो सबसे अंदर वाली आपकी क्या हुई? ट्यूनिका इंटिमा। स्क्वैमस एपिथेलियम, चपटी चपटी सेल्स की आपकी ये क्या हो गई? लेयर। अच्छा ये बताओ, क्या आर्टरी और वेन, क्या इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है या नहीं है? आर्टरी और वेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या नहीं? शगुन मिश्रा डोंट नो, तो देखो सीखो, नो करो इसे। बेटा वेसल में कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, रिलैक्सेशन भी हो सकता है। क्लियर? जो हमारे ब्लड के पाइप हैं, मानते हैं हम अपनी इच्छा से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करा सकते, ठीक है, लेकिन ब्लड के जो पाइप होते हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है? हमारा ब्रेन और हमारा हार्मोन, ये दो चीजें ब्लड के पाइप को बताते हैं कि कब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब तुम्हें रिलैक्स करना है। यहां तक बातें क्लियर? तो बेटा ये बताओ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये प्रॉपर्टी किस मसल्स की है? किस टिश्यू की है? मसल। अरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करती है? तुम्हारी मसल। इसका मतलब ब्लड के पाइप में मसल होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। तो हमने बनाया मसल की लेयर। लेकिन क्या हम में से कोई भी अपने ब्लड के पाइप में मौजूद मसल को अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकता है? हाँ या ना? नहीं करा सकता। क्लियर? मतलब ये वो मसल होंगी जो हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती। तो ऐसी मसल जो हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकती हैं, वो मसल्स आपकी कहलाती हैं स्मूथ मसल। कौन सी? स्मूथ मसल। कौन है? अच्छा बताओ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी अगर है इन मसल्स में, तो इनके बीच में जो रेशे मौजूद होंगे वो इलास्टिक होने चाहिए या नॉन इलास्टिक? हाँ, रट्टा मार रहे हो क्या? कॉमन सेंस लगा रहे हो ना? मसल है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करिए और अंदर मजबूती भी बनी है, तो मजबूती के लिए हमने बीच में क्या डाल दिए? इलास्टिक फाइबर्स, अर्थात इलास्टिक रेशे। तो मैं कहूंगा स्मूथ मसल है बीच में और प्लस साथ में क्या है? इलास्टिक फाइबर्स। क्लियर? अब जल्दी से बताओ तुम, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर ये बीच वाली लेयर बना रहे हैं, इसका मतलब ट्यूनिका मीडिया आपकी बनी हुई है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से। इतनी बातें एकदम क्लियर?
बोलो भैया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बना रहे, एक दूसरे से चिपक के बना रहे, तो इसके लिए चिपकाने के लिए कौन सा टिश्यू इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कनेक्टिव। बोलो भैया। तो सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। बेटा ये बताओ कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं या नहीं होते हैं? पढ़ाया है बेटा, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पहला लेक्चर। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा बेटा? फाइबर। ये पूरा ब्लड का पाइप जो है बिल्कुल आपस में चिपका रहे, ठीक है। इसके लिए सबसे बाहर हमने क्या किया बेटा? कनेक्टिव टिश्यू लगा दिया। अब बताओ कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा फाइबर मौजूद होता है? बोलोगे कौन सा? कोलेजन। तो इसका मतलब सबसे बाहर आपके क्या मौजूद होंगे? कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? आपका कोलेजन फाइबर। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन मौजूद होता है? कोलेजन फाइबर। क्लियर? और सबसे बाहर वाली लेयर वो आपकी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या इंटिमा एक्सटर्ना। ये हो गई आपका आर्टरी का डायग्राम। इतनी बातें एकदम क्लियर? जल्दी से देख के बताओ। क्लियर? इलास्टिक का मतलब लचीलापन जिसमें हो। इतनी बातें क्लियर है कि एक बच्चे? चलो अब एक बात बताओ, जो आपका हार्ट है, मैंने आपको ये बात पहले बताई, अब मैं रिपीट कर रहा हूं। ऐसा ब्लड का पाइप जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है, ये बताइए उसका नाम क्या होगा? आर्टरी, वेन या कैपिलरी? आर्टरी, ठीक है। और ऐसा ब्लड का पाइप जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाए, उसका नाम क्या होता है? वेन। अच्छा ये बताइए, आप की बॉडी में हार्ट की जरूरत क्या है? हार्ट क्या करता है? ब्लड में प्रेशर मेंटेन करता है। तो बताओ अगर हार्ट ने प्रेशर से ब्लड बाहर फेंका, ठीक है, तो वो किस पाइप से जा रहा होगा? आर्टरी। अगर कोई भी ब्लड का पाइप जो हार्ट से बाहर ब्लड ले जाएगा, उसका नाम क्या होगा? आर्टरी। ब्लड का प्रेशर कब ज्यादा होगा? दिमाग लगा के बताना। जब पाइप के अंदर ये जो खोखला स्पेस है, जिसके अंदर आपका क्या भरा रहता होगा? ब्लड। अरे ये पाइप पूरा ऐसे होगा और बीच से क्या आ रहा होगा? ब्लड। ब्लड बताओ किस लेयर को छू रहा होगा? अंदर वाली, बाहर वाली? वेरी गुड। अब बताओ क्या चाहते हो? ब्लड के ये जो बीच वाला स्पेस है, स्पेस को हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? स्पेस। ये जो बीचों बीच ल्यूमेन है, आप क्या चाहते हो? ये ल्यूमेन पतला हो या चौड़ा हो? हाँ, ब्लड का प्रेशर ल्यूमेन कम हो या ज्यादा हो? ल्यूमेन कम होगा तो प्रेशर ब्लड का क्या बनेगा? ज्यादा। एक तो हार्ट ने प्रेशर लगाया, उल्टा आर्टरी का ल्यूमेन क्या कर दो? पतला। ल्यूमेन पतला रखोगे तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। नहीं समझ पाए मेरी बात? अगर ल्यूमेन पतला होगा बेटा, अगर कभी तुमने देखा होगा पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, हीरो हीरोइन खड़े हैं तो हीरोइन क्या करती? पाइप को थोड़ा सा दबा देती है, तो देखो अंदर से पानी जो निकलता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अबे वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। बोलो। तो आप क्या चाहते हो? आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा बना रहे या कम हो? ज्यादा बनाने के लिए आपको ल्यूमेन क्या करना पड़ेगा? कम। तो मेरा मानना आर्टरी में ये जो बीच वाली लेयर है, अर्थात जिसका नाम क्या है आपका? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आपकी चौड़ी होती होगी। बोलो हाँ या ना? लेकिन वेन में क्या होता है बेटा? वेन में क्या होता है? बॉडी से ब्लड की तरफ हर्ट आ रहा है, ब्लड आ रहा है। वेन के थ्रू, वेन क्या करती है? पूरी बॉडी से आपका ब्लड किधर लाती है? हार्ट के अंदर। तो बताओ वेन के थ्रू ब्लड स्लो आता होगा या फास्ट? जल्दी बताओ, स्लो आएगा या फास्ट? बेटा हार्ट पंप करेगा इधर से, वो ठीक है, नीचे से कोई पंप कर रहा है क्या? तो वेन से ब्लड कैसा आता है? स्लो। क्योंकि एक वजह और है इसकी, क्योंकि वेन में जो ल्यूमेन है वो आपका क्या होता है? चौड़ा। इतनी बात है एकदम क्लियर? ल्यूमेन चौड़ा होता है, इसका मतलब आपकी बीच वाली मसल्स की लेयर कम करोगे या ज्यादा? हाँ, अबे ये एक सिंगल लेयर है, इसमें कम पतला ज्यादा मत कर देना। जो पतला मोटा होगा वो क्या होगा? मीडिया। मीडिया मोटा हो गया तो आर्टरी, मीडिया पतला हो गया तो वेन। खत्म। नहीं समझे? मीडिया जो बीच में मसल्स की लेयर है, अगर ये मोटी हो गई, अगर ये मोटी हो गई तो ल्यूमेन कम, अगर ये पतली हो गई तो ल्यूमेन ज्यादा। बोलो। तो बेटा ये बताओ आर्टरी में आपकी ट्यूनिका मीडिया थिक या थिन? आर्टरी में थिक या थिन? मोटा या पतला? वेन में? मेरा मानना मीडिया अगर पतली तो ल्यूमेन बढ़ जाएगा। इतनी बातें एकदम क्लियर? इतनी बातें एकदम क्लियर? इतनी बातें एकदम क्लियर? तो पहले बताओ आर्टरी और वेन में किसमें ब्लड का प्रेशर होगा ज्यादा? हाँ, इसका मतलब ब्लड वेसल्स को अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, ठीक है,
अगर मैं ब्लड वेसल को लिखना चाहूं तो ब्लड वेसल हमारी बॉडी में कितने तरीके की बेटा? 3। पहली क्या हो गई आपकी? आर्टरी। मैंने आपको क्या बताया था आर्टरी के बारे में? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सी? जल्दी बोलो, आर्टरी से ब्लड कैसा बहता है? ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी आपकी? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगला, आर्टरी ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट या टुवर्ड द हार्ट? अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, ठीक है। ये एकदम 100% करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया थिक या थिन? जल्दी बोलो, ट्यूनिका मीडिया थिक। तो आपका ल्यूमेन कैसा होगा? नैरो या? ल्यूमेन अगर नैरो होगा तो ब्लड का प्रेशर आर्टरी में क्या होगा? आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने की 2 वजह है। क्या? एक तो ये हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है तो हार्ट प्रेशर लगा रहा है, दूसरा इसका ल्यूमेन भी क्या हुआ? नैरो। यहां तक बातें क्लियर हो गई है? पक्का? यहां तक बातें क्लियर है? अब आपके मन में एक सवाल बनना चाहिए, आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक होने से फायदा क्या है? सवाल बनता है कि आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक है क्यों? ये बताओ, अगर ट्यूनिका मीडिया बीच वाली मसल्स के लिए थिक है तो दीवार आर्टरी की मजबूत या कमजोर? बोलो यार, मजबूत होगी। और ब्लड जो इससे आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है बहुत प्रेशर में, तो ब्लड इससे भी टकरा रहा होगा। अब जब ब्लड आएगा तो दीवारों से टकराएगा या नहीं टकराएगा? ब्लड भले ऐसे आ रहा है लेकिन ऐसा थोड़ी एकदम सीधा आ रहा है। जब ब्लड आ रहा है सीधा होते हुए तो चारों तरफ की दीवारों पर भी प्रेशर लगाएगा, और दीवारों पर प्रेशर लगाएगा तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए ट्यूनिका मीडिया क्या होनी चाहिए? मोटी या पतली? तो बताओ, आर्टरी की जो वॉल्स होंगी, आर्टरी की जो वॉल्स होंगी, बताओ वो थिक या थिन? जल्दी बताओ, आर्टरी की वॉल थिक, आर्टरी की जो दीवार है वो मोटी वेन से या पतली? आर्टरी की वॉल, अबे जब मीडिया थिक तो पूरी वॉल थिक होगी ना। स्ट्रॉन्ग या वीक? हाँ, इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा बताओ, अगर आप चाहते हो कि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे तो आर्टरी के पाइप के बीचों बीच वॉल लगाना पसंद करोगे या नहीं? अगर चाहते हो प्रेशर मेंटेन रहे झमाझम तो बीच में वॉल लगाने की जरूरत है? वॉल लगाओगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, वॉल लगाओगे तो ब्लड जब गुजरेगा तो इससे टकराएगा, जिससे रुकावट में खेद आएगी। समझ में आया? तो बताओ, आर्टरी में वॉल्व होना चाहिए या नहीं? वॉल्व होना चाहिए या नहीं? वॉल्व होगा तो क्या पैदा होगा? रेजिस्टेंस। मतलब जब ब्लड आगे बढ़ेगा तो ब्लड टकराएगा इन वॉल से, जब इन वॉल से टकराएगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होने लगेगा? कम। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, आर्टरी में वॉल नहीं होता ये मैंने बोल दिया, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल बनना चाहिए, आर्टरी हैव नो इंटरनल वॉल, पूरी आर्टरी में किसी प्रकार का कोई वॉल नहीं होता। आपके मन में कोई डाउट? कोई डाउट बनना चाहिए था। अगर आपको याद हो पल्मोनरी आर्टरी, तो उसके पास वॉल था या नहीं था? आर्क ऑफ एओर्टा वॉल था या नहीं था? वो इंटरनल नहीं है, वो उसके माउथ पे लगा है। क्लियर? तो आर्टरी में कोई वॉल नहीं होता। गुड, यहां तक बातें क्लियर हैं भैया? जल्दी जल्दी बताओ यार, यहां तक बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपको आर्टरी में ब्लड का प्रेशर जानना है ना, तो आप अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि अगर किसी बंदे का हार्ट काट के सामने कर दोगे, हार्ट ऐसे हार्ट के पाइप को काटो और सामने कर दो, और हार्ट ने पंप मारा ना, हार्ट ने अगर जो है ब्लड पंप किया, तो तुम जिस कमरे में बैठे हो, कमरे से तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे क्योंकि क्लास तो है नहीं, ऐसे समझो लगभग 40 फीट तक ब्लड जाएगा। एक बार ब्लड जब पंप मारेगा हार्ट तो 40 फीट दूर फेंकेगा ब्लड को। तो अब जरा सोचो, हार्ट अच्छा खासा ब्लड प्रेशर पैदा करता होगा, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक्चुअली में है क्या? अब यहां पर सीखना बेटा, ब्लड जो ब्लड के पाइप पे प्रेशर लगा रहा होता है वही कहलाता है ब्लड प्रेशर। समझ में आया? ब्लड जो ब्लड के पाइप पर प्रेशर लगा रहा है वही क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर। कभी तुमने अगर नस काटी हो या कभी तुम्हें चोट चपेट लगी हो तो क्या 30 फीट ब्लड जाता है? बोलो यार, इसका मतलब ऊपर आर्टरी होगी या अंदर आर्टरी होगी? ये गनीमत है कि आर्टरी हमारी कहाँ पाई जाती है? अंदर। वरना अगर आर्टरी ऊपर होती और चोट लग जाती तो फव्वारा फेंकता। तो बताओ जल्दी, आर्टरी डीप सीटेड है बॉडी में या ऊपर की तरफ है? अगला पॉइंट, डीप सीटेड। इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया? बोलो प्रभु।
अच्छा, अब बेटा एक कॉमन सेंस लगाओ। कभी तुमने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पर हाथ लगाता है और हाथ लगाकर कुछ देखता है ना? ठीक है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आप भी लोग हाथ रखना, ठीक है? बिल्कुल एक्यूरेट सब लोग पकड़ लोगे। पहले तो अंगूठे को लूज करो, अंगूठे को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो, ठीक है? और बिल्कुल ढीले हाथों से, जहाँ कह रहा हूँ देखो इस पॉइंट को अच्छे से, ठीक है? जहाँ कह रहा हूँ मैं तो एक बार में पकड़ लेता हूँ, इधर बस यहाँ पर ऐसे रख दो, धीरे से, बहुत धीरे से रखना, ढीला करो। कुछ फील हुआ? थोड़ा प्रेस तो करो। कुछ फील हुआ? किसे फील हुआ? हाथ ऊपर करे। सबको फील हुआ? पक्का? क्या कुछ यहाँ पर लुपुर लुपुर फील हुआ? वो लुपुर लुपुर कुछ नहीं है ससुर, वो लुपुर लुपुर ये बता रहा है ये है तुम्हारा हार्ट, ठीक है? और ये मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है? तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो हाथों में भी जाता होगा। अरे 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, बोलो भैया। तो एक जब ब्लड पंप करेगा तो यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है? तो जब ब्लड जाएगा तो चारों तरफ क्या लगाएगा? ब्लड के पाइप पर प्रेशर। तो ये जो तुम फील कर रहे हो ये ब्लड के प्रेशर से आर्टरी फूल रही है। इधर हार्ट ने पंप मारा, इधर ब्लड गया, उस प्रेशर की वजह से आर्टरी तुम्हारी क्या होगी? फूलेगी, फिर नॉर्मल। पच, ब्लड गया, फूली, पच। समझ पाए क्या इस बात को? इस बात को समझ पाए जो मैं कह रहा हूं? हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड के पाइप में गया, और जब गया तो ये फूला और फिर नॉर्मल। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? जल्दी बताओ, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो जिस चीज को तुमने पकड़ा वो आर्टरी थी या वेन? आर्टरी। सभी नहीं होती ना, 3 एक्सेप्शन है। यहाँ पे कट जाएगा बेटा, इसीलिए कलाई काटने, जब भी सुसाइड किया जाता है तो आपको कलाई काटने को बोला जाता है। समझ में आया? तो कलाई इसीलिए काटा जाता है क्योंकि वेन बेटा अगर काटोगे ना तो बड़े आराम आराम से अस्पताल पहुँचोगे। एक बार कलाई काटने का मज़ा लीजिए। तो अगर आपने कलाई काटी ना, ठीक है, और सही जगह से काटिएगा, ठीक है? यहाँ जिस पॉइंट पे मैंने बताया अभी, ठीक है? तो बेटा अगर कलाई काटिएगा ना तो बेटा यकीन मानिए आपको जो है अस्पताल पहुंचने का टाइम नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। अगर कलाई कट गई, आर्टरी कट गई कायदे से, तो बेटा आर्टरी से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप वाटरमैन बन जाएंगे, समझ में आया? जिसको चाहिए ब्लड से नहलाइए। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है? हाँ, हाथ कट जाता है तो तुरंत पूरा ब्रेन अलर्ट हो जाता है, तुरंत सभी वेसल्स के पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ब्लड का पाइप ही ब्लॉक कर दिया जाता है। एक आध देखो, असल में जब पूरे का पूरा हाथ कटता है तो इसकी एक मैकेनिज़्म होती है। वो मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में नहीं, खैर हल्का सा जान लीजिए। जब आपकी बॉडी का कोई पूरा पूरा पार्ट कट के गिरता है तो ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि बॉडी का कुछ हल्कापन हो गया, ठीक है? तो हमारी बॉडी में बेटा वेट को बताने के लिए भी रिसेप्टर होते हैं। तो तुरंत ब्रेन अलर्ट हो जाता है और वो देखता भैया कहाँ ऐसा लफड़ा हुआ है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है तो वो यहाँ के ब्लड के सभी पाइपों को इंस्ट्रक्शन देता है कि जितने भी यहाँ पे ब्लड के पाइप हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, वो सिकुड़ जाएं। और जब उनमें सिकुड़न होगी तो अल्टीमेटली बीच का ल्यूमेन क्या हो जाएगा? पतला। ब्लीडिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। और फिर ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर? एक आध पाइप कटता है तो क्या वजन कम हो जाएगा? नहीं बेटा, तो ब्लड निकलने से जो वजन कम होगा वो तब उतनी देर में ब्रेन समझ भी नहीं पाएगा, आप पिला चुके होंगे। गॉट इट? तो क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया? इतनी बातें एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ब्लड का यहाँ पर हम क्या फील कर रहे हैं? प्रेशर। समझ में आ गई बात? ब्लड का प्रेशर समझ गए? ब्लड जो दीवारों पर लगा रहा है। तो ये वाले बताओ क्या आर्टरी है या वेन है? हाँ, इतनी बातें क्लियर? तो इसका मतलब पहले मुझे ये बताओ, अगर ये एक बार फूला इसका मतलब यहां से ब्लड कितनी बार गुजरा? हाँ, इसका मतलब दिल ने कितनी बार भेजा? इसका मतलब जितनी बार ये फूला उतनी बार दिल धड़का। हवा नहीं लगा? हवा लगा? ब्लड यहां से एक बार गुजरा तो ये एक बार फूला, और ब्लड यहां से एक बार कब गुजरेगा? जब ये एक बार सिकुड़ेगा। बोलो, इसका मतलब यही एक हार्ट बीट हुई। इसीलिए डॉक्टर साहब आते हैं बेटा, तो बेटा इधर देखो, डॉक्टर साहब जरूरी नहीं है ना बेटा कि डॉक्टर साहब सीधे आए तुम्हारी छाती पर चढ़ के बैठ जाएं, गिने 1 2 3 या कान लगा के सुने। तो डॉक्टर साहब आते हैं, धीरे से यहाँ पकड़ते हैं, ठीक है? और अब तुम कहोगे सर 1 मिनट तक पूरा ऐसे करते नहीं है। नहीं बेटा, 5 सेकंड सुन लेते हैं ना, 5 सेकंड वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 बस घड़ी देखी 5 सेकंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12, और 12 का पढ़ा डॉक्टर को अच्छा याद होता है। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है बेटा। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट क्या होगा? बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है तो हार्ट सिस्टोल कर रहा है या डायस्टोल? जब यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सिस्टोल। पक्का है? अरे वही हार्ट सिस्टोल, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वेंट्रिकल की। दोनों सिस्टोल कभी एक साथ नहीं होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आर्टरीज को लेकर पॉइंट, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है। अब बेटा वेन को क्या करना है? वेन को समझने के लिए आपको कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। चलो, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड वेन में कैसा बेटा? डीऑक्सी, ठीक है। एक्सेप्शन, इधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर पल्मोनरी वेन। अगला बेटा, अगर मैं बात करूं आर्टरी क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को, तो वेन क्या करेगी? वापस लाएगी। बोलो, इसका मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अगला क्या है बेटा? वेन में ल्यूमेन चौड़ा होता है। क्या बोला? वेन में ल्यूमेन चौड़ा, इसका मतलब ट्यूनिका मीडिया थिन या थिक? हाँ, ट्यूनिका मीडिया थिन, इसका मतलब स्मूथ मसल की लेयर पतली या मोटी? हाँ, ट्यूनिका मीडिया थिन, इसका मतलब ल्यूमेन क्या होगा वेन का? वाइड या नैरो? इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा ये बताओ, ऊपर से अगर कोई पाइप कटता है तो खून भलभला के निकलता है, 30 फीट दूर जाता है कि बस थोड़ा बहुत इधर चारों तरफ? हाँ, थोड़ा गिरेगा ना। इसका मतलब वेन जो है सुपरफिशियल होती होंगे या अंदर की तरफ होती होंगे? तो वेन क्या हो गई बेटा आपकी? सुपरफिशियल। बताओ, यहां तक बात है क्लियर? बोलो भैया। अच्छा अब एक बात बताओ, वेन में ब्लड लो प्रेशर पे होता है या हाई? वजह क्या है? क्योंकि उसका ल्यूमेन क्या होता है बेटा? वाइड। ल्यूमेन क्या होता है? वाइड। अब ल्यूमेन वाइड होगा तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अरे बे, पाइप के अंदर का खोखला स्पेस अगर कम कर दोगे तो ब्लड तेजी भागेगा, ल्यूमेन बढ़ा दोगे तो ब्लड स्लो हो जाएगा। ल्यूमेन बढ़ा क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया क्या हो गई? थिन। इतनी बात एकदम क्लियर। अब एक बात बताओ, आपके ब्लड ने आपके हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो गया पैर में, ठीक है। जब ब्लड ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्या बोला? जब ब्लड ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहेगा? जाओ ऊपर कि नीचे आओ? हाँ, नीचे आओ। क्लियर। अब कहानी क्या होती है, फिर ब्लड ऊपर कैसे आएगा? क्योंकि नीचे से तो कोई मोटर लगी नहीं है। मान लो ये किसी का पैर है, ठीक है, इधर देखना, पक्का। और हार्ट ने आर्टरी से ब्लड को कहां भेजा? नीचे, पक्का। अब क्या चाहते हो, ब्लड यहीं रुका रहे या वापस आए? वेन से वापस आए। बोलो। अब इधर देखना बेटा, वेन के पाइप बनाने वाले हैं तुम्हारे सामने। हम वेन पढ़ लें, इस वजह से वेन का पाइप मोटा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलिए। वेन में पाए जाते हैं वॉल्व। क्या पाए जाते हैं? वॉल नहीं, वॉल्व। क्या पाए जाते हैं बेटा? वॉल्व। ये वॉल्व दिखाई दे रहे हैं? वॉल्व का काम क्या होता है? चीजों को एक दिशा में भेजना। बोलो भैया। अब मान लो ब्लड यहां पर है, ठीक है, नीचे कोई मोटर लगी, फर्र से ऊपर चला जाए। आर्टरी को तो दो चीज सपोर्ट कर रही है, ब्लड नीचे आने को तो दो चीज सपोर्ट कर रही है, एक खुद हार्ट और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो। लेकिन वेन को तो वेन का तो ड्रॉबैक क्या है? ना तो नीचे कोई हार्ट है, हार्ट नाम की मोटर है, और ना तो बेटा आपका ग्रेविटी इसका साथ दे रही है। तो वेन से ब्लड ऊपर कैसे पहुंचाओगे? तो होता क्या है? तो होता क्या है, अगर आपने हल्की सी भी पैर में हरकत करी, ठीक है, मान लो मैं चल रहा हूं, तो चलूंगा तो धप्प से प्रेशर मारूंगा, ब्लड सट से यहां। अब लेकिन वापस लौट नहीं सकता, फ्लैप्स बंद। अरे समझ में आया? अब कुछ विद्वान यहां पर कहेंगे कि सर हम दिन भर ऐसे थोड़ी करते रहते हैं। अरे बोलो बेटा, कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि हम सर दिन भर ऐसे करके ब्लड थोड़ी चढ़ाते रहते हैं? कितने लोगों के मन में ये सवाल है? जल्दी बताओ। शगुन मिश्रा, तुमसे हम नाराज हैं, तुमसे बात नहीं करेंगे। चलो, तुम्हारा नहीं, जाओ, तुमसे नाराज हैं हम। हाँ, हमको मनाओ थोड़ी देर तक, 2-3 तारीफ करो तब मानेंगे। चलो। अरे नहीं, तुमसे हम नाराज हैं, तुमसे हम पहले नाराज हो गए, शुरू में, तुम शुरू में नाराज हो गए।
चलो और बताओ, सबके मन में है? थैंक यू शगुन मिश्रा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, थैंक यू। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन मानेंगे। चलो आओ बेटा, एक्चुअली में धपर धपर नहीं, आप जरा कभी नोटिस करिए, अगर आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठे हैं क्लास में तो थोड़ी देर बाद आपका पैर ऑटोमेटिक ठकर 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 पैर चलने लगता है। वो असल में आपका ब्रेन सिग्नल भेज देता है कि चचा अब ब्लड ऊपर भेज दो। कभी देखो ना, बैठे बैठे लोगों की आदत होती पैर हिलाने की, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैर रोकने की जितना कोशिश कर लो लेकिन पैर हिलता ही रहता है। नोटिस किया? वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन अब कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा दिमाग, तुम हो दिमाग से बैल, अब तुम्हारी बॉडी करेंगे कंट्रोल हम, ठीक है? तब ठक 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 वो ब्लड ऊपर भेजने के लिए होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तुम्हारे साथ नहीं होता नहीं बेटा जिज्ञासा, मैं होमो सैपियंस की बात कर रहा हूं। यहां तक बातें क्लियर हैं? अच्छा, नेटवर्क इश्यू था, कोई बात नहीं, अभी समझ गए ना मेरी बात? चलो अब मेरी बात सुनना बेटा, कभी आपने नोटिस किया होगा आर्मी वगैरह में, ठीक है, आर्मी में बेटा देखे होगे ना, घंटों एकदम एक पोजीशन में खड़े रहते हैं, ठीक है? सर नाइट में सोते हुए, अबे नाइट में तुम खड़े होकर नहीं सोते हो, लेट के सोते हो, हद है जबरदस्ती चरस किए जा रहे हो। और बेटा जानते हो हल्का फुल्का तो तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके भी ऊपर वेन्स की पहुंचा देती हैं, वेन्स में भी तो मसल्स हैं। अरे माना ट्यूनिका मीडिया पतली, लेकिन है तो बेटा। अगर आपने कभी देखा होगा आर्मी वगैरह में जो जवान ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, अगर आपके पापा मम्मी या घर में कोई आर्मी में हो तो आप उनसे ज़रूर पूछेगा एक बार पूछेगा कि जब वो ऐसे खड़े होते हैं घंटों, तो बीच बीच में क्या होता है, वो खुद ही हल्का सा उठते हैं और बॉडी छोड़ देते हैं, ठीक है? या कभी नोटिस करना कि उनका जो सैल्यूट करने का तरीका होगा, ठीक है, तो या तो ऐसे होगा लेकिन पाँव ज़रूर ऐसे करके छोड़ते हैं, ऐसे नोटिस किया है? पाँव ऊपर करके छोड़ते हैं, वो असल में बैक साइड यहाँ पर, ठीक है, क्या मारते? थप। अरे बोलते नहीं है जय हिंद सर, तो वो जय हिंद भी हो गया और हमारा काम भी बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या पैर लटकाए अगर आप बहुत देर तक बैठे रहिए तो नोटिस किया होगा पाँव में सूजन आ जाती है ना, सूजी है इधर, तो वो जो सूजन आती है उसकी वजह यही है कि ब्लड ऊपर पहुंच नहीं रहा होता है सही से। अब यहां तक क्या बातें एकदम क्लियर हैं, या ना? कुछ आप वेन में मौजूद मसल्स का भी रोल समझिए। मिताली कृष्णा, वेन में मौजूद मसल्स का भी रोल होता है ना बेटा? यहां तक बातें क्लियर? तो बताइए वेन के पास इंटरनल वॉल्व है या नहीं है? जल्दी बताओ। वेन्स के पास इंटरनल वॉल्व है, ठीक है, ताकि ब्लड का बैकफ्लो हो जाए ना हो। क्लियर? अब बेटा एक बात समझना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कॉफी अमीर लोग पीते हैं, हम गरीब आदमी। लार्जेस्ट आर्टरी बेटा इधर है, रखो, पिएंगे वहीं रखो। लार्जेस्ट आर्टरी आपकी होती है कौन सी बेटा? एओर्टा। और लार्जेस्ट वेन आपकी कौन सी होती है? वेना कावा। लेकिन वेना कावा में भी पूछा जाए सुपीरियर या इंफीरियर, तो आंसर है इंफीरियर वेना कावा। इतनी बातें एकदम क्लियर, ठीक है? ये पॉइंट आपके आर्टरीज को लेकर है, तो मैंने उन्हें ऐसे कर दिया, और वो आपका बचा हुआ पूरा क्या है? वेन। और वेन इस तरीके से एंड होती है, ठीक है? इसको छापना शुरू करिए जल्दी से। आदर्श दुबे, हाइट कम या ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? आओ तुमको असली वाली बायोलॉजी पढ़ाएं, प्रैक्टिकल बायोलॉजी। ऑफलाइन शुरू होने तो दिखाते हैं बायोलॉजी तुम्हें। हाइट से, साइज से, है ना बेटा, उंगली बड़ी होने से, नाखून ना काटने से, बाल कटाने से, है ना, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। हिदांश फोटो तो भेज देंगे, लिख ले मेरे भाई, याद हो जाएगा। शगुन मिश्रा ना, अरे उससे हम नाराज़ हो गए शगुन मिश्रा से, बात खत्म। शगुन मिश्रा से आज से बात ही नहीं करेंगे हम, कह दिए नाराज़ मतलब नाराज़। सॉरी सर, नहीं मानेंगे तो लंबा लिखो पूरा ऐसे करके, SOO और 4 बार 5 बार R लिखो, 2 6 7 Y लिखो। कार्डियक साइकिल के नोट्स नहीं हैं, मिल जाएंगे, लोड मत लो। अरे सॉरी मांगो बेटा,
ये बात, 2-3 बार और मांगो, मिटाएं इसको। अच्छा लिखना है, लिखो। ये इसका लॉजिक सीख गए ना पूरा। अबे तुम्हारे चक्कर में शगुन मिश्रा, पता है क्या, मेरा मूड हो गया आते ही खराब कमेंट पढ़ के, और मैं मूडी आदमी, ठीक है, इसी वजह से हम बहुत गुस्से में पढ़ा रहे थे अभी। अब थोड़ा हंसी आ रही है, अब और अच्छा पढ़ाएंगे। शुरू में लग रहा होगा ना मूड गुस्से में है, नहीं समझ में भले आ रहा हो। एक और थी, उसका नाम लो जरा, कौन? हाँ जागृति, ये है आज समझ गए, जागृति ना। इज द टाइमिंग ऑफ द लेक्चर, क्या थोड़ा इंग्लिश पढ़ लें थोड़ा, लोग बेटा लिखते रहो। इज द क्या, हाँ एक मिनट, whoever हाँ, is this type of timing of lecture will be continued, then course will be finished after any 20 minutes, so please do something, otherwise previous year incidents will be repeated. Previous year incidents was not my fault dear जिज्ञासा सिंह, that was fault of, तुम समझ सकते हो। डेली का ये क्या हो गया है, कोई टाइम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, माफ़ करिएगा बुरा लगेगा, नहीं माफ़ नहीं करूँगा मैं। पाई एजुकेशन प्लीज टेल व्हेन सर इज गोइंग टू स्टार्ट, 7:37 या ओके। नहीं यार 7:37 कहाँ हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया है। अरे तो वो तो हमें पता है। अरे नहीं बिटिया, हम मजाक कर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, पगली हो गया? हम ऐसे बोलते रहते हैं, बच्चे हो यार, तुमसे क्या नाराज होंगे। हो गया, डन, मिटाएं। चलो तो अब लास्ट आपकी क्या बची, कैपलरी। कैपलरी को लेकर सिर्फ एक बात याद रखो, ब्लड के अंदर से कुछ भी निकालना है, ब्लड के अंदर कुछ भी डालना है, पाइप एक ही इस्तेमाल होगा, दैट इज कैपलरी। अब देखो आर्टरी बनाना सीख गए, आर्टरी बनाना है तो क्या करना है, देखो सबसे बाहर, सबसे अंदर से शुरू करो, सबसे अंदर थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसके बाद आपकी स्मूथ मसल की लेयर जो आपकी इच्छा से काम करेगी, अनिच्छा से। अनिच्छा हिंदी का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, नॉन इच्छा बोलो, ठीक है। ये बताओ स्मूथ मसल आपकी, कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ कहाँ पाई जाती होगी? स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में अपनी इच्छा से गिरा सकते हो, ऐसे करके नहीं, क्लियर? चाहे बाबा रामदेव हो चाहे कामदेव हो, कभी भी खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में आप अपनी इच्छा से नहीं डाल सकते। इसका मतलब स्टमक में कैसी मसल होगी? इंटेस्टाइन में क्या खाना आगे बढ़ा सकते हो, स्मॉल से लार्ज ऐसे करके। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसी बेटा, स्मूथ मसल। इतनी बातें क्लियर? अच्छा ये बताओ, मान लो लड़के तुमसे कह रहे हैं, तुम आंसर दोगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे यूट्रस में बच्चा है, ठीक है, तो ये बताओ बच्चा, ये बताओ अगर तुम्हारे यूट्रस में बच्चा है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके तुम खुद से बच्चा निकाल दोगे? नहीं, क्लियर? इसका मतलब यूट्रस में कैसी होगी, स्मूथ मसल। कुछ रटना पड़ा यहाँ पर? अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, स्मूथ मसल में बीच बीच में कैसे फाइबर होने चाहिए, इलास्टिक या नॉन इलास्टिक? इलास्टिक, ठीक है। और सबसे बाहर होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा होगा, कोलेजन, पक्का। और ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब मुझे वेन बनाना है, कुछ मत करो, आप क्या करो बेटा, वेन में मीडिया को क्या कर दो, पतला, ल्यूमेन क्या कर दोगे, चौड़ा। करना नहीं पड़ेगा, अगर मीडिया पतली की तो ल्यूमेन अपने आप चौड़ा हो जाएगा। वेन में ब्लड का प्रेशर लो या हाई, अब क्या बनाना है हमें, कैपलरी। अच्छा बताओ, ब्लड में कोई भी चीज डालनी है या निकालनी है, पाइप कौन सा इस्तेमाल होगा? तो कैपलरी सबसे पतला पाइप होगा, है मोटा। एक्सटर्ना हटाओ, मीडिया हटाओ, बचा हुआ माल कैपलरी, बस खत्म। कैपलरी में यही होता है, बस सिंगल सेल की लेयर होती है, बस। समझ में आया कैपलरी क्या है? कैपलरी समझ गया क्या है? अच्छा कैपलरी से वेन बना सकते हैं? अबे क्यों नहीं बना सकते हो, मीडिया लगाओ, एक्सटर्ना लगाओ, मीडिया थिन रखना और मीडिया को थिक कर देना, आर्टरी बन जाएगी। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो सभी लोग जहां पर भी बैठे हो मेरे साथ अपना हाथ ऐसे करो, सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका, अबे बगल वाले कंटा मार दोगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। बीच में स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया, फाइबर आपके इलास्टिक, नाड़े वाले नॉन नाड़ा, इलास्टिक, और सबसे अंदर पतली वाली ट्यूनिका इंटिमा, और बीचों बीच क्या जा रहा होगा, ब्लड। अब ट्यूनिका मीडिया कर दो थिन, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, चौड़ा, आपकी क्या बन जाएगी, वेन। एक्सटर्ना मीडिया हटा दो, बचा हुआ माल कैपलरी।
एकदम क्लियर, पक्का। तो कैपलरी में स्क्वैमस एपिथेलियम होगी या क्यूबाइडल? बोल दो भैया। चलो अब एक बात बताना मुझे, अब बेटा समझना, आर्टरी सीधे सीधे कैपलरी नहीं बनाती। क्या बोला? आर्टरी सीधे सीधे कैपलरी नहीं बनाती। इधर इधर देखो बेटा, ये आपकी मान लीजिए आर्टरी है, क्या है? कॉन्ट्री, कॉन्ट्री। आर्टरी से ब्लड ऑक्सी या डीऑक्सी? जल्दी बताओ। ऑक्सी ब्लड होगा, मतलब लाल लाल या नीला नीला? लाल लाल, पक्का। ये हो गई आपकी आर्टरी, काउंटरी, पक्का। अब बेटा आर्टरी पहले पतले पतले पाइपों में टूटती है। किस में टूटती है? पतले पतले, सीधे कैपलरी नहीं बनाती है। आर्टरी पतले पतले पाइपों में टूटती है, ठीक। अब बेटा ईओल का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तुमको बेटा एक जानकारी दे रहे हैं, साइंस वर्ल्ड अब अपना म्यूट ऑफ ही रखिए। अच्छा अच्छा, अब बेटा ये जो तुम्हें एक जानकारी दे रहे हैं, ईओल का मतलब बच्चा, समझ में आया? अब बेटा ये बताओ, अगर मेरा बच्चा हो तो उसका नाम होगा साहिल ईओल, आशीष सर का बच्चा हो तो आशीष ईओल, तोमर सर का बच्चा हो तोमर ईओल, पक्का। एलिस सर का बच्चा हो एलिस ईओल। बोलो। अब इधर देखना बेटा, आल्ट्री का बच्चा होगा तो आल्टेरियोल, तो इसका नाम क्या होगा? आल्टेरियोल। अरे रट रहे हो क्या? ब्रोंकाई का बच्चा, बहुत अच्छे, रटना कुछ है ही नहीं बायो में। हाँ हाँ बोलो। अभिषेक सर का बच्चा होगा ही नहीं। इधर सर बुरा तो नहीं माने? पूछ रहे, बुरा तो नहीं माने? नहीं सीरियसली बुरा तो नहीं माने? हाँ, वो बुरा क्या मानना, जो चीज़ सत्य है सत्य कोई बुरा ही नहीं मान सकता। अच्छा 3 बार बोले थे, 10 बार बोल दो सत्य पलट नहीं सकता। इरशाद का बच्चा इरशादियोल। चलो बेटा, अब आल्ट्री जाके और पतले पतले पाइप बनाती है, जे पतले पतले पाइप। क्या बेटा? जय पतले पतले पाइप, जय पतले पतले पाइप। जय जय मतलब जय, जय मतलब जय, हाँ ठीक है। सर ये तो ऐसा लग रहा है ये पतले पतले पाइप कैपलरी ना हो, पूरा कैपलरी का बिस्तरा हो। बोलो भैया, तो क्या मैं इसे कैपलरी बेड भी बोल सकता हूँ? ठीक है। और ये पतले पतले पाइप है, ब्लड में, ब्लड से कुछ भी निकालना है, ब्लड में कुछ भी डालना है, इस्तेमाल क्या होगा? कैपलरी। और सेल्स क्या करती होंगी? इन्हीं कैपलरी से ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती हैं। बोलो भैया, कैपलरी में थोड़ी दूर तक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा होगा। बोलो भैया। लेकिन अब क्या होगा? जो सेल होगी वो ऑक्सीजन ले रही है और CO2 डाल रही। एक झटके में O2 ले लेगी कि धीरे धीरे? धीरे धीरे O2 ले रही है, धीरे धीरे CO2 डाल रही है। तो धीरे धीरे लाल वाला कलर जा रहा होगा और नीले वाला कलर आ रहा होगा। तो कैपलरी में कलर क्या होगा ब्लड का? लल नीला। अरे ब्लूइश रेड है यार, समझ में आया? डायग्राम के तहत अगर बात की जाए। बोलो भैया। धीरे धीरे लालिमा जा रही है, नीलिमा आ रही है। बोलो भैया। हाँ, कहा था बेटा बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इधर देखो, इधर। अब बेटा ये बताओ, वेन का बच्चा क्या था? आल्ट्री का बच्चा आल्टेरियोल। अब बेटा कैपलरी में ब्लड कैसा हो गया? यहाँ पर डीऑक्सी। अब क्या चाहते हो, ये वापस किधर जाए बेटा? हार्ट के पास, ताकि हार्ट उसे किसे भेज दे? किडनी के पास। अच्छा, अब बेटा इधर देखना, अब ये आगे चलकर ये पतले पतले पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बन गया वेन, ठीक। अगर ये आपकी वेन है तो हमें दिख रहा है कि ये आपके हुए वेन के बच्चे। बोलो भैया। तो वेन के बच्चे बेटा वेन्योल, आल्ट्री का बच्चा आल्टेरियोल, वेन का बच्चा वेन्योल। समझ में आया? और बीच में क्या हुई? कैपलरी। सबको बोल दिया एक साथ कैपलरी बेड। बताओ वेन में ब्लड ऑक्सी या डीऑक्सी? जल्दी बताओ, रंगाई शुरू हो गई, बता अब रहे हो तुम। इधर इतनी बातें एकदम क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भैया, ठीक है। अब एग्जाम में अगर भूल जाओ, ठीक है,
तो ऐसे याद रखो, इस वाले पाइप को मानो आर्टरी। अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर मेरी मसल्स मत देखो, इधर है ही नहीं, इधर बेटा तुम मस्कुलर नहीं, तुम मोटे हो, समझ में आया गेंडे। इधर देखो बेटा, बेटा इसको मानो पाइप है आर्टरी का। क्या है? आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी है, इसका मतलब ये ब्लड को हार्ट से ला रहा होगा। यस सर, नो सर? और आप बेटा इधर देखना, गौर से देखना, इधर उंगलियां ऐसा लग रहा है जैसे इस मोटे से पाइप से पतले पतले पाइप निकले हों। तो ये हुआ आर्टरी का बच्चा, आर्टेरियोल। बोलो भैया। अबे ये हुआ अगर आर्टरी, तो ये हुआ आर्टेरियोल। अब दोनों हाथ ऐसे करो बेटा, आचरण सिखा रहे हैं, मोरल साइंस, ताकि तुम घर में बता भी सको कि सर हमारे बहुत मोरल वाले हैं। नाखून को मानो कैपलरी, ऐसे ऐसे, नाखून को मानो कैपलरी। आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपलरी। और कैपलरी से क्या बनी? वेन्यूल। और वेन्यूल से क्या बना? वेन। अरे तो इधर देखो, ऐसे करो, ऐसे, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपलरी, वेन्यूल, वेन। ब्लड आया आर्टरी से, आर्टेरियोल, कैपलरी, वेन्यूल, वेन, वापस हार्ट। सर्कुलेशन देखिए आप, पहले यहां रखा है हार्ट, यहां रखा है हार्ट, हार्ट से ब्लड चला 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 चला, ठीक है, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपलरी, रुक जाओ, सेल ने ली ऑक्सीजन, दी इसमें CO2, ठीक है, वेन्यूल, वेन, और वापस हार्ट। अब अभी भी भूल जाना ना बेटा, तो चुल्लू भर पानी लेना, उसका pH 6 रखना। 6 क्यों रखना, ये एक्सक्रीशन में सिखाएंगे, समझ में आया? इधर यहां तक बातें एकदम क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, यहां तक बातें क्लियर है? क्या हो गया? नहीं, हाँ भाई चुप हो जाओ। यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर? चलो तो सभी लोग जहां बैठे वहीं से बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हार्ट, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपलरी, वेन्यूल, वेन, हार्ट। आर्टरी से ब्लड जाता है, वेन से ब्लड आता है, समझ में आया? कुछ बकलोल कहीं घर में जाके ये ना बता दें अपने कि आज सर ने हमें सिखाया है कि ये हाथ नहीं आर्टरी है। अबे ये समझाने का तरीका है। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? पक्का? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है? और देखो 10-5 मिनट लेट हो रहा हूँ इस बीच, 15 मिनट 20 मिनट जो भी लेट हो रहा हूँ, ओके हो जाएगा, धीरे धीरे आते सुधर जाएंगे, ठीक है? 30 मार्च बोला हूँ, 30 मार्च पे खत्म करूंगा, उसका लोड मत लो, ठीक है? भगाओ, भगाना और धीरे पढ़ाना, स्लो पढ़ाना, तेज पढ़ाना, ये सब हमें नहीं पता। ओवरऑल जिस टॉपिक की जितनी औकात होती है उसको उतनी अहमियत दी जाती है। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, परसों आपका इसका टेस्ट है। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि परसों लेक्चर नहीं है। टेस्ट अलग टाइम होगा, लेक्चर अलग टाइम होगा, ठीक है? तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर है। आज की बातें वह यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।